मिर्जापुर से कुछ दूर पे एक छोटा सा गांव है भदोही। बात कई साल पहले की हो रही है, लगभग 1960 की। गांव में मिट्टी के मकान है बस। दो दोस्त साइकिल से कहीं जा रहे हैं। यार जल्दी चलो, अंधेरा होने वाला है, कुछ ही देर में रात हो जाएगी और ये रास्ता अच्छा नहीं है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी दूर में गांव है, पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे वो लोग वैसे ही उसी रास्ते पे आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में सूरज ढल गया और अंधेरा हो गया। गांव का रास्ता सन्नाटे और अंधेरे में डूब गया। यार बस 2 मिनट, मुझे पेशाब करना है, फिर चलते हैं। वो दोनों फिर उसी रास्ते के पास रुके। एक पेड़ के नीचे खड़े होके रवि ने पेशाब किया, फिर साइकिल से वापस गांव की ओर निकल पड़े। दोस्तों, अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आपका नाम और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वो लोग गांव पहुंच गए। वहां से आते ही रवि आके खटिए पे लेट गया। उसका दोस्त मोहन कुछ कुछ काम करने लगा। यार सोना मत, अभी खाना बनाना है। मेरा मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ऐसा कह के रवि खटिया पे सो गया। अच्छा ठीक है, मैं ही खाना बना देता हूँ आज। कुछ ही देर में मोहन ने खाना बनाया और रवि को बुलाने के लिए उसके कमरे में गया। पर जैसे ही वो कमरे में गया, वहाँ का नज़ारा देख के उसके होश उड़ गए। रवि दीवार से चिपका हुआ था, उल्टा ऊपर की ओर। उसका चेहरा किसी प्रेत का चेहरा था और वो मोहन को देख के हंसे जा रहा था। मोहन ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया। फिर वो भाग के गांव के भगत के पास गया। कुछ ही देर में वो भगत के साथ घर पहुंचा। अंदर जाके भगत ने बोला, कौन है तू, क्यों इसे पकड़ा है? हम इसे ले जाएंगे, हम इसे ले जाएंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमें मुक्ति नहीं मिली, हम किसी को भी चैन से जीने नहीं देंगे। चुपचाप इसे छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। भगत की बात सुन के रवि जोर जोर से हंसने लगा। तो ऐसे नहीं मानेगा। फिर भगत ने अपनी पोटली से थोड़ा सा भभूत निकाला और कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। और फिर वो भभूत रवि के ऊपर फेंका। भभूत पड़ते ही 2 भयानक परछाइयां रवि के शरीर से बाहर निकली। भगत ने एक मटकी निकाल के कुछ मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही वो दोनों साए उस मटकी के अंदर चले गए। फिर भगत ने उस मटके के ऊपर लाल कपड़ा बांध दिया। वो लोग यहाँ आते हैं, वो भूत है या कुछ और मैं नहीं जानता, पर मैंने देखा है, मैंने सुना है, रात को चीखे, हंसी, रोना, वो सब उन्हीं का है। वो मुक्ति नहीं चाहते, वो ये भवन छोड़ना नहीं चाहते। पर कौन है वो, क्या चाहते हैं? और चाचा ने ये क्यों कहा कि रात को किसी को जाने से मत रोको? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, जैसे कोई राज बता रहा हो। कौन चाचा? मनोहर चाचा, यहाँ के पिछले चौकीदार। ओह, मन्नू की बात कर रहे हो? अब समझा। चाचा मना करते हैं क्योंकि चाचा को सब कुछ पता है। वो भी उन्हीं में से एक हो गए हैं शायद। ये मुक्ति भवन
ये मोक्ष का भवन नहीं है, ये बस मौत के इंतजार का घर है। इंतजार का घर? किसका इंतजार? किसका घर? और क्या मतलब मनोहर काका उनमें से एक है? बूढ़े आदमी ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें अब खाली नहीं थी, उसमें डर था और एक अजीब सी समझ, जैसे वो कुछ जानता हो जो मुझे नहीं पता। ये उनका घर है जो कभी मोक्ष नहीं पाते, और हम सब यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। पर ये सबको नहीं पता, बस कुछ लोग हैं जो उन्हें देख पाते हैं। बस कुछ लोगों ने उन्हें देखा है और उनकी आवाज़ सुनी है, और जिन्हें वो दिखाई देते हैं उनका जाना तय है। पर उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष उनके लिए नहीं है, वो यहीं कैद होकर रह जाते हैं। वो आत्माएं उन्हें मुक्त नहीं होने देती, और जो लोग यहाँ मर जाते हैं या जिन लोगों को वो मार देते हैं, वो इसी मुक्ति भवन में भटकते रहते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, घूमते हैं, पागलों की तरह कभी कभी हंसते हैं तो कभी दर्द में सिसकते हैं, पर मुक्त नहीं हो पाते। कौन लेने आता है उन्हें? दो शैतान, दो भयानक शैतान। उन्हें देखो तो ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखों के जरिए उनके भीतर तक देख सकते हो, और उनके भीतर है बस अंधेरा और कुछ भी नहीं। कुछ दिन पहले मनोहर काका मुक्ति भवन के आगे बैठे हुए हैं। मनोहर काका मुक्ति भवन के दरवाजे के पास बैठे हुए हैं। उनका काम वहां चौकीदारी करना है। बीच बीच में लोगों को कोई जरूरत का सामान लाके भी दे देते हैं वो। न जाने यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। ये इतने सी पगार में कैसे चलेगा घर? इतने से तो मेरा भी ढंग से गुजारा नहीं होता। तभी वहां अशोक आया। अशोक मुक्ति भवन में साफ सफाई का काम करता है। क्या बात है मनोहर, बड़ी सोच में लगते हो, कोई परेशानी है? परेशानी ही तो है अशोक जीवन में। यहाँ की तनख्वाह इतनी कम है कि गुजारा होना भी मुश्किल है। पर कोई और नौकरी ना मिलने की वजह से मजबूरी में यहाँ काम करना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पैसे तो कम मिलते हैं, और मुझे तो इन लोगों का समझ में नहीं आता है। ये लोग सच में मानते हैं कि यहाँ मरने से मुक्ति मिलेगी। खैर, तुझे और पैसे चाहिए तो मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय? देखो, यहाँ पे लोग आते हैं मरने के लिए, अपने साथ कुछ कुछ सामान भी लेके आते हैं। मरने के बाद उनका ये सब सामान किस काम का? क्यों ना हम ये सामान बेच दें, कुछ फायदा हो जाएगा, कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं होगा। किसी को पता चला तो? किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? कोई नहीं आता यहाँ देखने। मालिक भी महीने में एक बार आता है, वो भी कभी कभार वो भी नहीं आता। मनोहर ने अशोक की बात मान ली। अगले दिन से फिर वो लोग इंतजार करने लगे लोगों के मरने का। जैसे ही कोई मरता, ये लोग उसके कमरे में जाते और उनका सामान देखते, और उसमें से अगर कुछ भी काम लायक या कीमती चीज दिखाई देती तो ये लोग उसे बेच देते। धीरे धीरे इनके पास कुछ पैसे आने लगे और उन्हें ये काम भी पसंद आने लगा। कुछ दिन तो ये सब ठीक चला। एक दिन मुक्ति भवन में एक बूढ़ा आदमी आया। देखने में काफी गरीब सा लग रहा था। बदन पे ज्यादा कपड़े नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पतला दुबला शरीर, पर फिर भी आंखों में अजीब सी चमक थी, चेहरे पे तेज था। मनोहर और अशोक ने उसे उसका कमरा दिखाया। उस बूढ़े आदमी से उन्हें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर उनकी नजर बूढ़े के पास के एक छोटे से बक्से में थी। बूढ़ा अपने साथ एक छोटा सा बक्सा लेके आया था, जिसे हमेशा संभाल के रखता था वो। मुझे लगता है बूढ़े ने अपनी सारी कमाई इसी बक्से में डाल के रखी है। ये बक्सा हमेशा अपने पास रखता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की ही बात है ये। एक सुबह वो बूढ़ा आदमी मुक्ति भवन में बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका आखिरी समय आने वाला है। मनोहर और अशोक उसके पास गए। क्या हुआ काका, सब ठीक तो है ना? उस बूढ़े ने अशोक की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। मुझे लगता है मेरा समय आ चुका है।
पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मेरे मरने के बाद ये बक्सा और इसके अंदर की सभी चीज़ें ले जाके गंगा में कहीं गहरे पानी में डाल देना। ध्यान रहे, ये बक्सा खुलना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, ये बक्सा किसी के हाथ नहीं आना चाहिए। अब आखिरकार मुझे मुक्ति मिल ही जाएगी, मुझे मोक्ष। ऐसा कहते कहते ही बूढ़े ने बोलना बंद कर दिया। फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बूढ़ा अपनी अंतिम सांसें ले चुका था। शाम को बूढ़े की लाश को जलाने के बाद अशोक और मनोहर दोनों मुक्ति भवन में बैठे हुए बात कर रहे थे। सामने एक लालटेन जल रही थी। एक अजीब सा सन्नाटा था यहाँ। बूढ़े के बक्से को कल गंगा में बहाना है? पागल है क्या? बूढ़ा अपना बक्सा इतना संभाल के रखता था, जरूर उसमें कुछ कीमती सामान होगा। चल चल खोल के देखते हैं। मनोहर ने उसकी बात मान ली और दोनों बूढ़े के कमरे में गए। कमरा एकदम शांत था, पर इस कमरे में काफ़ी ठंडक थी, एक अजीब सी ठंडक। उस कमरे में एक छोटा सा दिया जल रहा था। दोनों बक्से के पास गए। उन्होंने जैसे ही बक्से को खोला, एक अजीब सी चीख गूंज उठी और एक हवा का झोंका सा आया और वो दिया बुझ गया। अचानक से वो कमरा अंधेरे से भर गया। फिर कुछ अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई भयानक जानवर हो। कुछ ही देर में मनोहर और अशोक दोनों की चीख गूंज उठी उसी कमरे में। अगले दिन मनोहर और अशोक दोनों की लाश मिली वहां। मुझे नहीं पता मनोहर और अशोक के साथ क्या हुआ था उस दिन, पर उस दिन के बाद से मुक्ति भवन मनहूस हो गया। हर 15 दिन के बाद अमावस्या के दिन वो आते हैं और उसी दिन किसी न किसी की मौत होती है। कैसे, ये मत पूछना, पर फिर जिसकी मौत उस दिन होती है वो बस यहीं भटकते रहता है, हमेशा कराहते रहते हैं, दर्द में, तकलीफ में रोते हैं, पागलों की तरह हंसते हैं, हमेशा के लिए। मुझे पता है शायद अब मेरी बारी है। ये सब जान के मेरे होश उड़ गए थे। मतलब इतने दिनों से मैं जिस मनोहर काका से बात कर रहा था वो एक आत्मा है। क्या उनकी मौत हो चुकी थी? फिर क्या हुआ काका? फिर आगे क्या हुआ? क्या आपको वो आत्माएं दिखी? उस रात मैं जाके अपनी कुर्सी पे बैठा था, पर अब मेरा मन डरा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर आवाज़ डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से कोई मुझे देख रहा हो। मैं कुछ सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि मनोहर काका की आत्मा मेरे से कुछ दूर पर प्रकट हुई। वो मुझे देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती थी। शायद उसे पता चल गया था कि मैं उसका राज जान चुका हूँ। फिर मुझे देख के वो पीछे मुड़ के चलने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे कुछ बताना चाह रहे हों। मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वो एक कमरे के पास पहुंचे और फिर अंदर चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे वहां तक गया। वहां जाने के बाद वो अचानक से गायब हो गए। वो कमरा भी खाली था, बस एक खाट थी। उसके पास एक बक्सा रखा हुआ था, पास में लाल कपड़ा था। उस बक्से में एक मटका था जिसमें लाल कपड़ा बंधा हुआ था और वो खुला हुआ था। पास में ही एक पोटली भी रखी हुई थी। कहीं वही बक्सा तो नहीं जिसे उन्होंने खोला था? मैं ये देख ही रहा था कि तभी पास के ही कमरे से एक बड़ी जोरदार चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो बूढ़ा चिल्ला रहा हो। मैं तुरंत उधर गया। वहां जाने के बाद मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि उस बूढ़े का शरीर जमीन पे गिरा हुआ था। उसके ऊपर एक भयानक प्रेत बैठा हुआ था। वो बूढ़े का हाथ लेके चबा रहा था। पास ही एक और प्रेत था। वो मुझे देख के मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों मुझे देख के मेरी ओर बढ़ने लगे। मुझे लगा आज ही मेरा आखिरी ही दिन है। वो दोनों मेरी ओर बढ़ने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जैसे वहीं जम गया था।
वो दोनों गुर्राते हुए मेरी ओर बढ़े। तभी मुझे उस पोटली के बारे में याद आया। उसमें शायद भभूत सा कुछ था। पता नहीं मेरे मन में क्या आया और मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैंने उस पोटली का भभूत उन दोनों पे फेंक दिया। भभूत पड़ते ही वो दोनों वहाँ से गुर्राते हुए गायब हो गए। मुझे नहीं पता था कि वो हमेशा के लिए गायब हो गए या बस कुछ देर के लिए। अगली सुबह मैं अपना सामान समेट के वहाँ से भाग आया और उसके बाद फिर कभी मेरी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं पता उसके बाद वहाँ क्या हुआ, बस इतना पता है कि मैं वहाँ पे वापस नहीं जाऊँगा। देवा काका ने यहाँ कहानी ख़त्म कर दी। जमघट में सन्नाटा छा गया। मोहन और पंकज दोनों चुप थे। देवा काका ने लंबी सांस ली। अंधेरा और बढ़ गया था। लालटेन की रोशनी कम हो रही थी। शाम की जमघट खत्म होने का वक्त आ गया था। रात होने वाली है, तुम दोनों घर जाओ और मुक्ति भवन के बारे में ज़्यादा मत सोचना। कुछ राज ही रहने चाहिए। देवा काका चुप हो गए। जमघट धीरे धीरे बिखर गई। मोहन और पंकज डर के मारे घर चले गए। मुक्ति भवन का रहस्य उनके दिमाग में घूमता रहा और देवा काका वो अकेले अंधेरे में बैठे रहे, उस इंतज़ार के घर के खौफनाक राज को याद करते हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।